एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। अभी में इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, जहां हार्बर लाइन पर लोकल रेल सेवाएं बाधित हो गई हैं। चैंबूर के पास ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर पर कपड़ा फेंके जाने की वजह से टेक्निकल फॉल्ट हो गया। इसके चलते हार्बर लाइन की अप एंड डाउन दोनों दिशाओं की ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं। पीक आवर की वजह से समस्या है, हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेन ऐसी हैं जो देरी से चल रही हैं, जबकि कुछ सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। रेलवे की टेक्निकल टीम मौके पर पहुंचकर ओवरहेड वायर से कपड़ा हटाने और सेवा बहाल करने की कोशिश कर रही है। और साकेत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, सबसे पहले अपडेट बताइए, कब बहाल होगी ये रेल लाइन और क्या कपड़ा हटाने के लिए कोशिशें जो की गई हैं वो रंग लाई हैं? बिल्कुल, देखिए, सेंट्रल रेलवे की तरफ से अभी अपडेट आई है। जो अपडेट सामने आई है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि जो कपड़ा हटाने का काम था, जो बाकी का काम था, वो पूरा हो गया है। किसी ने मिस्चीफ तरीके से कपड़ा डाल दिया था ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो पूरी सेवाएं थी 9:16 पर खंडित हुई थी। उसके बाद लगभग 1 घंटे तक ये पूरी सेवाएं खंडित रहीं। और एक बार अगर कोई ट्रेन, आप समझिए, अगर हार्बर लाइन हो या मुंबई की कोई भी लोकल की लाइन हो, अगर एक ट्रेन रुकती है तो उसके पीछे सिग्नल के पास बहुत सारी ट्रेनें एक साथ रुक जाती है। यही कारण है कि सेवाओं को आनन फानन में युद्ध स्तर पर शुरू करने के लिए वहां पर रेलवे की टीम डिप्लॉय की गई। अब ओवरहेड वायर में जो प्रॉब्लम थी, जो तकनीकी खराबी थी, उसे भी सॉल्व कर लिया गया है। और अब जो ट्रेनें हैं, सेंट्रल रेलवे ने इस बात की पुष्टि की है कि वो अब अपने समय से चल रही हैं। इस पूरे पीक आवर्स में जिस तरीके से ये पूरी खराबी आई, उसकी वजह से कई यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग, अगर आप देखें तो चेंबूर रेलवे स्टेशन पर जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का गैप था, वहां भी चलते हुए नजर आए। लेकिन अब चूंकि सेंट्रल रेलवे ने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हुए जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए इन पूरी सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया गया है। तो ऐसे में हार्बर लाइन की जो ट्रेन की सेवाएं हैं, अब वो एक बार फिर से शुरू कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया साकेत आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के सिलसिले की। अयोध्या से काशी तक बुलडोजर की कार्रवाई तेजी से चल रही है। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर बुलडोजर चला है। ककराही बाजार में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण अभियान के तहत कई मकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इस दौरान शिव मंदिर को भी प्रशासन ने हटाया, जो परिक्रमा पथ की जद में आ रहा था। काशी के दालमंडी में बुलडोजर की स्पीड बढ़ा दी गई है। वहीं इटावा में वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध मजार दरगाह को रातों रात हटा दिया गया है। अवैध कब्जा, अतिक्रमण, सड़क चौड़ीकरण को लेकर यूपी में ये बुलडोजर चल रहा है। यूपी में बुलडोजर एक्शन की सबसे पहले खबर अयोध्या से है, जहां जिला प्रशासन की टीम ने 14 कोसी परिक्रमा पथ पर बड़ी कार्रवाई की है। सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान प्राचीन शिव मंदिर को हटाया गया। कई मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन के मुताबिक प्रभावित लोगों को पहले ही मुआवजा दिया जा चुका था और कई बार नोटिस जारी कर मकान खाली करने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों से कब्जा नहीं हटाए जाने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। 14 कोसी परिक्रमा के चौड़ीकरण का जो प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उसमें कुछ मकानों द्वारा जो है अपने मकानों को तोड़वाया नहीं गया था। इसके लिए आज एक अभियान चलाया गया, जिसमें पीएससी बल, पुलिस बल और महिला थाने की फोर्स भी सम्मिलित है। और अभी तक 2 मकानों को जो सीमा रेखा के बाहर थे उनको तोड़ा गया है और अभी कुछ और मकानों को तोड़ा जाएगा। शांति व्यवस्था कायम है। जिला प्रशासन के अफसर यहाँ मौजूद है। वो जिन जिन मकानों को कहेंगे डिमोलिश करने के लिए, वहाँ हम लोग खड़े हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मंदिर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और कई घरों को भी ध्वस्त किया गया है। कारण ये कि जहां जहां पर अतिक्रमण हुआ है, फिर चाहे वो घर हो, चाहे वो मंदिर हो, सब पर कार्रवाई की जा रही है। अब कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि भाई सनातनी सरकार और उसके बाद फिर मंदिर के ऊपर प्रहार। पर आप ये भी देखें कि अगर अतिक्रमण करके कोई जमीन कब्जा करके अगर वहां पर इमारत खड़ी की गई है, तो फिर अगर मस्जिदों पर, मज़ारों पर या यूं कहें कि दरगाहों पर अगर बुलडोजर चल रहा है, तो फिर यहाँ पर भी बुलडोजर चलना ज़रूरी है।
तो कब्जा हटाने की प्रक्रिया चल रही है। परिक्रमा पथ पर आता है ये पूरा हिस्सा जहां पर अवैध अतिक्रमण कर इमारतें खड़ी की गई। पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और अब बात इटावा की, जहां रातों रात मजार दरगाह पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बीहड़ वाले सैयद बाबा की मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया है। वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से मजार बनाई गई थी, जिस पर अब कार्रवाई हुई है और इसे ध्वस्त कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रातों रात ये जो एरिया है इसे खाली करवा लिया गया। दरअसल ये वन विभाग की जमीन है। पहले जो दरगाह मौजूद थी उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और 11 जून को जो कार्रवाई हुई, रातों रात जिस तरीके से बुलडोजर चले, उसके बाद खाली जमीन भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अवैध तरीके से इस मजार का निर्माण कर लिया गया था। ये वन विभाग की जमीन थी, इसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने अपना काम किया और इस मजार को हटा दिया गया है। इस पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। देखिए, अयोध्या की भी तस्वीर इससे पहले हमने आपको दिखाई थी। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर अगर मंदिर भी अवैध तरीके से बना हुआ है तो उस पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। तो वहीं इटावा की तस्वीर आपके सामने है। मजार अगर अवैध तरीके से बनी है तो इस पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल एक नैरेटिव योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी चलाती है कि सरकार एक पक्षीय कार्रवाई करती है, ये मस्जिदों और मजारों पर कार्रवाई करती है, लेकिन हिंदू पक्ष पर कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन ये दोनों ही तस्वीरें बता रही हैं कि जो अवैध है उत्तर प्रदेश में, उस पर बुलडोजर चलेगा। दोनों तस्वीरें आप देखें, योगी की सरकार और बाबा का बुलडोजर। ना मंदिर में ना मजार में कोई फर्क करता है। अयोध्या में अगर मंदिर गिराने की जरूरत थी तो वो भी गिराया गया। इटावा में अगर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की आवश्यकता थी, वन विभाग की जमीन पर अगर दरगाह थी अवैध तौर पर, तो उसे भी गिराने का काम किया गया। इटावा में वन विभाग पर बने 250 वर्ष पुराने सैयद बाबा के मजार पर योगी बाबा का बुलडोजर चला है। बुलडोजर चलने की वजह ये रही कि पिछले 6 माह से जब यहाँ एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वन विभाग की जगह में सैयद बाबा का मज़ार बना हुआ है, उसके बाद से यहाँ जांच बिठा दी गई। वन विभाग ने इसकी जांच की और जो पक्षकार थे मज़ार के, उनसे इस दरगाह के कागज़ मांगे गए। पिछले 5 माह से मुकदमा वन विभाग की कोर्ट में चल रहा था। हालांकि जो दरगाह के पक्षकार थे वो किसी भी तरह का वैध कागज़ नहीं दिखा सके, जिसके बाद बुलडोज़र इस सैयद बाबा के मज़ार पर चलाए गए। आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ कल तक मज़ार बनी हुई थी। 250 वर्ष पुरानी मज़ार थी, लेकिन बेहद ही गुपचुप तरीके से रात में 3 बुलडोज़र लाए जाते हैं और यहाँ पर जो दरगाह का गुंबद था, दरगाह का चबूतरा था, दरगाह की जो यहाँ सीढ़ियाँ बनी थी, उसका पूरी तरह से ध्वस्तीकरण कर दिया गया। आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये वन विभाग की जगह पूरी प्लेन कर दी गई है और वन विभाग की तरफ से यहाँ वृक्षारोपण कर दिया गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो दरगाह के जो मज़ार के जो अवशेष पड़े हुए हैं, ये ईंटें जो पत्थर प्लास्टर की ईंटें हैं वो दिख रही हैं। ये यहाँ जो दरगाह पर जो चादर पोशी की जाती थी, फूल चढ़ाए जाते थे, उनकी यहाँ जो डलिया वगैरह है वो भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इधर काशी में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन तेज हुआ। काशी के दाल मंडी में जारी बुलडोजर एक्शन की रफ्तार प्रशासन ने और बढ़ा दी। दाल मंडी में अब तक 132 मकानों को गिराया गया। इस इलाके में धार्मिक स्थलों को हटाने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। जून के अंत तक दाल मंडी इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। प्रशासन ने उसी के हिसाब से बुलडोजर का टॉप गियर दबा दिया है। करीब 50 मकान अभी भी गिराए जाने बाकी हैं। आपको बता दें कि इस रूट को सीधे काशी कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाना है, जिसे लेकर दाल मंडी में चौड़ीकरण अभियान चल रहा है। ध्वस्तीकरण के क्रम में 12 भवन चिन्हित हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है, जिसमें कि रजिस्ट्री और सारी जो विधिक प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद कार्रवाई की जाएगी, जिसमें से 5 भवनों पर कार्रवाई प्रारंभ स्वयं मकान मालिकों के द्वारा की जा चुकी है। शेष पे कार्रवाई होनी है और पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय की गई है, ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कितनी फोर्स डिप्लॉयड है, कौन कौन किस तरह की फोर्सेज आज डिप्लॉयड है? ये पैरामिलिट्री फोर्स और साथ साथ में पीएससी और कई थानों की सिविल फोर्स है और हमारा जो एलआईयू और ट्रैफिक भी एक्टिव है।
मकानों का ध्वस्तीकरण हो रहा है, इसके बाद धार्मिक स्थल भी शिफ्ट होंगे, क्या उसके लिए पहले से सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं? लगातार प्रशासनिक स्तर से इस पे जो कमिटीज़ हैं उनसे वार्ता चल रही है और वार्ता के क्रम में बहुत जल्दी उन पे भी कार्रवाई होनी है और इसके लिए सभी जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं, तो लगातार इस पे भी कार्रवाई चल रही है। और अब बड़ी खबर पंजाब से, जहां नशे के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। पंजाब पुलिस ड्रग्स तस्करों के नेक्सस को तोड़ने के लिए शहर शहर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। मोहाली में पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ये ऑपरेशन उन इलाकों में चलाया गया जो ड्रग्स के हॉटस्पॉट माने जाते हैं। बड़ी संख्या में मोहाली पुलिस के जवान और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने घर घर जाकर तलाशी ली। युद्ध नशे के विरुद्ध छिड़ा हुआ है और इसी के तहत हवाला नेटवर्क पर भी सरकार की नजर है। इस कैंपेन के तहत अब ड्रग तस्करों के लिए हवाला के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर पैसा पहुंचाने वाले कारोबारियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। पूरे पंजाब में पुलिस ने अब तक 73 हवाला संचालकों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में ऑपरेशन कासो के तहत लगातार जो है अब नया अभियान जो है चलाया जा रहा है। इसमें युद्ध नशों के विरुद्ध जो अभियान है उसमें अब लगातार सर्चिंग अभियान जो है वो चल रहा है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि घर के अंदर किस तरह से तलाशी जो है ली जा रही है। दरअसल हवाला नेटवर्क की कमर कैसे तोड़ी जाए उसको लेके ये पूरा जो यहाँ पर चल रहा है अभियान, और खुद जो एसपी हैं वो इस पूरे मामले में देख रहे हैं और लगातार हर एक घर की इस तरह से तलाशी जो है वो ली जा रही है। दरअसल ये युद्ध नशों के विरुद्ध जो पूरा अभियान चल रहा है उसी के तहत ये कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ये मोहाली का खरड़ इलाका है और यहाँ पर यह अभियान चलाया जा रहा है कि हवाला कारोबार से जुड़े लोगों को आर्थिक चोट कैसे पहुंचाई जाए, उसको लेकर ये पूरा सघन अभियान जो है आप देख सकते हैं कि कितनी तंग गलियां हैं और जिस गलियों से घरों में तलाशी जो है वो पंजाब पुलिस इस वक्त कर रही है। हर घर में जाकर तलाशी जो है वो की जा रही है। इस वक्त जो हवाला नेटवर्क के जरिए जो पैसा नशे के अंदर लगाया जा रहा है उसकी कमर तोड़ने के लिए ये ऑपरेशन यहाँ पर किया गया है और तलाशी जो है वो यहाँ पर ली जा रही है प्रत्येक घर की। यहाँ की आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार जो घरों में तलाशी जो अभियान जो है उनके द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे तलाशियां यहाँ पर जो है की जा रही हैं और कोशिश यही है कि जो युद्ध नशे विरुद्ध जो मुहिम है उसको किसी तरह से जो लगातार जो न पंजाब के अंदर जो फैला हुआ है नशा तस्करी की उसकी कमर कैसे तोड़ी जाए उसी को लेकर ये पूरा सर्च ऑपरेशन जो है आज यहाँ पर बंगाला बस्ती है खरड़ में वहाँ पर की जा रही है। लगातार अलग अलग टुकड़ियों में यहाँ पर चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। आप देखेंगे तो हर जगह यहाँ पे आपको पुलिस के जवान जो हैं वो नजर आएंगे यहाँ पे और ये आप लगातार खरड़ में इसी तरह से कई जगह पर ये सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हर एक घर के अंदर वो पहुंच रहे हैं जिनके ऊपर शक है कि हो सकता है कि ड्रग ट्रेड से वो जुड़े हुए हों, तो वहां पर खास जो है चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। मोहाली पुलिस की नजर हर उस अपराधी पर है जो पंजाब में नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ है। मोहाली पुलिस का कहना है कि यह सर्च ऑपरेशन सरकार के वित्तीय विभागों से इनपुट के आधार पर किया जा रहा है। आगे भी मोहाली के साथ ही दूसरे शहरों में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। मैम, किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है? देखिए, ये मानयोग डीजीपी साहब के दिशा निर्देश के चलते हुए एलएसएसपी साहब के जो डायरेक्शंस है उसके चलते पूरे पंजाब में ही जो हवाला ऑपरेटर्स एंड वैसे भी जो हमारा युद्ध नशा विरुद्ध की मुहिम है उसमें टाइम टू टाइम ही हमारी रेगुलर कासो ऑपरेशंस, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस एंड अदर ऑपरेशंस चलते ही रहते हैं। तो उसके चलते ही आज यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आज इसका जो 3 दिन का ये आगाज किया गया है जिसमें की जो हवाला नेटवर्क है उसकी कमर तोड़ी जाएगी, तो ये कैसे पूरा उसमें करेंगे? इसमें पूरा जो काफी एएनटीएफ हमारी एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है उसने भी काफी वर्क किया है, डिस्ट्रिक्ट्स ने भी काम किया है। तो जितना भी फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उस सब लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ये कहाँ कॉन्टेक्ट इसकी चल रही है मैम? पूरे पंजाब के अंदर तो चली रही है, मोहाली में कहाँ? मोहाली में रेगुलर हर जगह पे अभी चल रहा है बिकॉज दे आर सडन ऑपरेशन जो चल रहे हैं जिसमें से चलते एक ऑपरेशन यहाँ पे आज बंगाला बस्ती में किया जा रहा है। बाकी वंस इट इज कंप्लीट तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। सरप्राइज है मैम ये जितनी भी चेकिंग अभियान? मोस्ट ऑफ इट इज सरप्राइज ओनली।
पंजाब पुलिस के अनुसार इस अभियान के तहत अब तक 73 हवाला संचालकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 10 करोड़ रुपए की हवाला राशि बरामद की गई है। इसके साथ ही 830 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को फ्रीज किया जा चुका है। 1 मार्च 2025 से अब तक नशा तस्करी से अर्जित 20 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई बरामद की गई है। वहीं अवैध रूप से बनाई गई 1727 संपत्तियों को जब्त करने के लिए नोटिस भेजे गए। ਹੁਣ तक युद्ध नशा विरोध ਦੇ ਵਿੱਚ 73 हवाला ऑपरेटर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं ਤੇ तकरीबन 10 करोड़ का हवाला मनी रिकवर होया है। प्रॉपर्टी फॉरफीचर ਤੇ पंजाब पुलिस का फोकस रहा हैगा ਤੇ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ तक 830 करोड़ की ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टी को फ्रीज कराई जा चुकी है सेक्शन 68 एफ एनडीपीएस एक्ट के अंदर। तेलंगाना में करप्शन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक के कई ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपए की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा किया। सरकारी इंजीनियर मोहन नाइक के घर, दफ्तर समेत 17 ठिकानों पर एक साथ तलाशी के दौरान एसीबी ने 55 लाख कैश, 2.5 किलो सोने के जेवरात, 6 किलो चांदी के जेवरात, करोड़ों रुपए के फ्लैट और जमीन का खुलासा किया है। इंजीनियर मोहन नाइक पर लंबे समय से ठेकेदारों से कमीशन लेने, कॉन्ट्रैक्ट देने में, कुछ खास कंपनियों का पक्ष लेने और पूरे राज्य में अपने प्रभाव वाला नेटवर्क बनाने के आरोप लगते रहे हैं। तो अब एसीबी की रेड और इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद करप्शन को लेकर बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। एसीबी की अलग अलग टीम ने एक साथ 17 लोकेशंस पर रेड की तो अवैध कमाई से अर्जित करोड़ों की प्रॉपर्टी का खुलासा हो गया। तेलंगाना एसीबी की रेड में इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक के घर की तलाशी के दौरान 55 लाख रुपए कैश, करीब 2.5 किलोग्राम सोने के गहने, 6 किलोग्राम चांदी का सामान बरामद किया गया है। इसके अलावा 1 करोड़ 26 लाख रुपए का घरेलू सामान, 11 लाख 25 हजार रुपए कीमत के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनमें 9 मोबाइल फोन और 4 लैपटॉप शामिल हैं और 25 लाख कीमत की 2 गाड़ी जब्त की गई हैं। साथ ही 1 करोड़ 44 लाख रुपए के बैंक डिपॉजिट का भी पता चला है। तेलंगाना में करप्शन के इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक ने बड़े पैमाने पर जमीन और बंगले में भी निवेश किया था। एसीबी टीम को रेड के दौरान जो इनपुट मिला है उसके मुताबिक मोहन नाइक के हैदराबाद और निजामाबाद में जिन अचल संपत्तियों की पहचान की गई है उनमें निजामाबाद जिले के मुलांगी गांव में 19 एकड़ जमीन के 5 टुकड़े शामिल है। इनकी सरकारी कीमत 82 लाख रुपए है। एजेंसी को 7 फ्लैट भी मिले जिनमें 3 कोपल्ली और 4 गाचीबोवली में है। इन फ्लैट्स की कीमत 7 करोड़ 34 लाख है। एसीबी को तलाशी में मियापुर में 2.5 करोड़ रुपए का एक ट्रिप्लेक्स विला, कुकटपल्ली में 62 लाख 14 हजार का नया बना हुआ घर, निजामाबाद में एक और विला खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट का भी इनपुट मिला है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग जारी है। अमित शाह के नेतृत्व में हो रही इस बैठक में एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी मौजूद हैं। बैठक में यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा हो रही है। 57 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो क्यूआर कोड से तो पहरा रहेगा ही। 3 जुलाई से आप जानते हैं अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल ही रही है। अब जिस तरीके से सिक्योरिटी को लेयर बाय लेयर चाक चौबंद कैसे बनाया जा सकता है, इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह हैं, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों को लेकर समीक्षा की जा रही है। बैठक में एनएससी, सेना प्रमुख, एलजी, डीजी हाई लेवल मीटिंग में अमरनाथ यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, अभेद सिक्योरिटी की गारंटी हो, इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ये हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। देखिए, हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और अमरनाथ यात्रा में यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, सुरक्षित ढंग से अमरनाथ यात्रा को पूरा किया जाए, इसके लिए ये मीटिंग हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तमाम सुरक्षा की तैयारियों का जायजा गृह मंत्री ले रहे हैं। एनएसए मनोज सिन्हा ये इसमें शामिल हैं, सेना के प्रमुख इसमें शामिल हैं
और पूरी ब्रीफिंग ली जा रही है, पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। अमरनाथ यात्रा जिसको लेकर एक चैलेंज सरकार के सामने रहता है कि इसे सुरक्षित ढंग से पूरा किया जा सके। इसी अमरनाथ यात्रा को सही ढंग से कराने के लिए ये काफी अहम बैठक चल रही है। बड़ी बात यह है कि QR कोड स्कैन करते ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। घोड़े वाले, गाइड, ड्राइवर, दुकानदारों, इन सब का रजिस्ट्रेशन होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। दुकानदारों की पहचान की जाएगी, घोड़े वाले और गाइड ड्राइवर्स की पहचान पहले से की जाएगी, ताकि जो यात्री जाते हैं, जो श्रद्धालु जाते हैं, उनकी सुरक्षा से कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। देवेंद्र, ये अमरनाथ यात्रा, इसे लेकर लोगों के अंदर आस्था कितनी है और इस आस्था के साथ साथ सुरक्षा का कड़ा घेरा होना कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। इसी को लेकर इसलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। आपके पास क्या इनपुट्स आ रहे हैं? जी हाँ, अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ और बाकी सुरक्षा के जो टॉप ऑफिसर्स हैं, चाहे इंटेलिजेंस के हो या सुरक्षा बल के हैं, वो सारे मौजूद हैं इस बैठक में। और इस बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर जो कुछ भी तैयारियां की गई हैं, उसका 2 प्रेजेंटेशन होगा। उस प्रेजेंटेशन के मार्फत बताया जाएगा कि किस प्रकार के फोर्सेस कहाँ किस जगह पर डिप्लॉय किए गए हैं, पूरा रूट क्या है, कैसे CCTV कैमरा लगाए हैं किन किन सारी जगहों पर। तो एक एक बारीकी का बहुत विस्तार से वर्णन होगा। और हम समझ सकते हैं कि पहलगाम हमले के बाद किस प्रकार से पिछले साल भी आपने देखा होगा कि पहलगाम हमले के बाद जब यात्रा हुई तो किस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद की गई थी। और तब भी तकरीबन 5.5 लाख के आसपास श्रद्धालु वहाँ पर आए थे। इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद संख्या और ज़्यादा बढ़ जाए। हालांकि एक चीज़ ज़रूर किया गया है कि पहले हेलीकॉप्टर सर्विस दी जाती थी अमरनाथ यात्रा को लेकर, उस सर्विस पर अभी भी रोक है। पिछले साल भी रोक लगाई गई थी, इस बार भी रोक लगाई गई है। बाकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, उसी संबंध में ये प्रेजेंटेशन होगा। ये लंबी बैठक चलने की उम्मीद जताई जा रही है, मतलब तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक। बिल्कुल देवेंद्र, अगर इस पूरी यात्रा की बात करें तो ये कितना चैलेंजिंग सरकार के लिए होता है कि इस यात्रा में श्रद्धालुओं को भी भरपूर सुविधा मिले और साथ ही साथ जो आशंकाएं होती हैं, जिस तरीके से खतरा इस पूरी यात्रा पर मंडराता है, उस पर भी ध्यान रखें। प्राची, नए दौर में जो चैलेंजेस आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ जो चैलेंजेस आ गए हैं, वो निश्चित तौर पे ज़्यादा सतर्कता की डिमांड करते हैं। ख़ास तौर पे जैसे ड्रोन का जिस प्रकार से सीमा पार से इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में एवियल रूट को कैसे आप सुरक्षित रखें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत दुर्गम इलाका है। और उस कंडीशन में एक छोटी सी भी चूक या कोई थोड़ी सी भी कोई चीज़ कमी अगर रह जाए तो वहाँ पर कोई सीमा पार से जो आतंकी बैठे हैं वो उसका गलत फ़ायदा ना उठा लें। तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत रहती है। और वही कंसर्न नज़र भी आता है, चाहे JNK एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें या केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात कर लें, इस यात्रा को लेकर। और एकदम से जिस प्रकार से पिछली बार यात्रा बहुत ही सुचारू तरीके से चली और श्रद्धालु 5 लाख से ज़्यादा की संख्या में वहाँ पर मौजूद रहे, इस बार भी उसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। और निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं का जो जत्था है बिना किसी असुविधा के यात्रा कर सकेगा। प्राची, शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिस ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए QR कोड सिस्टम लागू किया है। इस कोड को स्कैन करते ही यात्रा में शामिल होने वाले गाइड, पालकी वाले, टूरिस्ट गाइड की चंद सेकंड में ही पहचान हो जाएगी। इससे पहले इस पहल का मुख्य उद्देश्य तो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही इमरजेंसी के दौरान यात्रा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा में कहीं बड़े बदलाव किए गए हैं। खासकर अमरनाथ यात्रा और देश भर से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कहीं बड़े कदम उठाए गए हैं। जो टूरिस्ट गाइड्स है, घोड़े वाले हैं या फिर पालकी वाले हैं, जिनका संबंध कहीं ना कहीं टूरिस्ट से है, उनके लिए QR कोड सिस्टम जो है इस बार लागू किया गया है। और उस QR कोड के सिस्टम के ज़रिए उसका सारा बायोडाटा जो है स्कैन करके वो जानकारी मिल सकती है। और ये एक बहुत बड़ा कदम जो है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ या सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। हज़ारों
की तादाद में अमरनाथ यात्रा पर दर्शन करने के लिए यात्री आ जाते हैं। और कश्मीर की बात करें तो जनवरी से लेकर पिछले 5 महीनों में करीबन 6 लाख के आसपास पर्यटक जो है वो कश्मीर की सैर कर चुके हैं। पहलगाम घटना जैसी घटना दोबारा ना घटे उसके लिए ये QR कोड सिस्टम जो है वो लागू किया गया है, ताकि असली व्यक्ति की जो पहचान है वो सबकी नज़रों में रह सके और किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, पहलगाम जैसी घटना दोबारा ना घटे, इसके लिए इस तरह के इंतजामात किए गए हैं। हम सोनमर्ग में इस वक्त मौजूद है। आप ये QR कोड सिस्टम जो है देख सकते हैं। ये स्कैन के ज़रिए जो है आप सारी जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये उन सभी लोगों को दिया गया है जिनका संबंध डायरेक्टली जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट से है, जो टूरिस्ट्स और अमरनाथ यात्रियों के लिए यहाँ पर खड़े रहते हैं, अपना रोज़गार कमाते हैं और उनको कश्मीर की खूबसूरती का एहसास भी दिला देते हैं। ये आप कार्ड देख सकते हैं, इसको हम स्कैन करेंगे और इस स्कैन के ज़रिए जो है इनकी सारी जानकारी जो है वो सामने आएगी। आपका नाम क्या है? वसीम अहमद हजाम। वसीम साहब भाई, आपको ये कार्ड कैसे मिला है? यह मुझे पुलिस स्टेशन सोनमर्ग से मिला है और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे वो मैंने दे दिए उनको, फिर उन्होंने वहाँ पे स्कैनर बना के दे दिया। जी, तो इस स्कैनर के ज़रिए जो है आपकी सारी डिटेल जो है इसमें डाटा में जो है निकल सकती है। जो आपका स्कैनर है, टूरिस्ट आसानी से जो है इसको स्कैन करके आपकी जानकारी हासिल कर सकता है। या आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है ये स्कैन कार्ड जो है इन्हें दिया गया है। जितने भी यात्री जो है वो ये कार्ड जो है उनको दिए गए हैं, जो यात्री के साथ है या टूरिस्ट के साथ है। हम इस कार्ड को स्कैन करेंगे और उनका नाम जो है इसमें साफ तौर पर आपको दिखाई देगा कि किस तरह के ये कार्ड्स है, इनकी जानकारी क्या है। ये आप देख सकते हैं कि आपको पहले स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद जो है ये सारी डिटेल जो है सामने आएगी। ये वसीम अहमद है और ये फिरदौस अहमद है। फिरदौस साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे ये जो QR कोड सिस्टम दिया गया है, क्या है ये QR कोड सिस्टम? ये QR कोड सिस्टम जो है ये गवर्नमेंट ने इसलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि इससे असली जो रजिस्टर बंदा है इसकी पहचान होती है, ये कहाँ का है, रहने वाला कहाँ का है, ये अनरजिस्टर है या रजिस्टर है। क्योंकि इससे हर कोई पहचान कर सकता है कि ये रजिस्टर बंदा है और जो बाहर से हमारे मेहमान पर्यटक आ रहे हैं उनको भी हम पे ट्रस्ट होगा, क्योंकि इसको स्कैन करके हमारी पूरी बायोडाटा निकलती है। इस पे पूरा हमारा आधार कार्ड इससे लिंक है, हमारा फोटो है, हमारी पूरी बायोडाटा इससे निकलती है। तो आप मानते हैं कि ये एक बहुत अच्छा कदम है जो सरकार की तरफ से उठाया? जी, ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, क्योंकि इससे पता चलता है रजिस्टर बंदा कौन है, अनरजिस्टर कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इससे जो भी बाहर से हमारे सयाह आएंगे उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि इसको स्कैन करके पूरी बायोडाटा निकलती है। आप देख सकते हैं कि जितने भी ये लोग हैं, गाइड्स है, टूरिस्ट्स है, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये एक बहुत अच्छा सेटअप सरकार की तरफ से उठाया गया है, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से उठाया गया है। इससे तो ये बात साफ हो जाएगी कि कौन रजिस्टर्ड है और कौन अनरजिस्टर्ड है, और जो यात्रीज है या फिर टूरिस्ट जो कश्मीर आते हैं उनके लिए भी जो है सफ़र करना और ज़्यादा आसान होगा। इस तरह के लोगों पर विश्वास करना जो है आसान होगा और वो बिना किसी डर और खौफ के जो है जहां भी कश्मीर जाना चाहेंगे, जिस जगह पर भी जाना चाहेंगे, आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि ये QR कोड सिस्टम जो है इसे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मानी जा रही है जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने ये लागू किए हैं, क्योंकि इसमें वही लोग जो है टूरिस्ट्स और अमरनाथ यात्रियों के साथ रहेंगे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट और सुरक्षा एजेंसियों के अंदर में जो है पूरी तरह से रजिस्टर्ड होंगे। तो कहीं ना कहीं इसे एक अहम कदम माना जा रहा है जो 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और ये 28 अगस्त तक जारी रहेगी। 57 दिन तक चलने वाले इस यात्रा में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। घोड़े वाले, टूरिस्ट गाइड और दुकानदारों को यात्रा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। 3 जुलाई से शुरू हो रही इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां जोरों से चल रही है। अमरनाथ यात्रा के 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम का नुनवन बेस कैंप और दूसरा सोनमर्ग का बालतल इलाका। हम इस वक्त सोनमर्ग में मौजूद है और अमरनाथ यात्रा में जाने वाले जो घोड़े होते हैं और जो घोड़े चलाने वाले लोग हैं उन्हें इस यात्रा का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में चलने वाला घोड़ा जो है वो यात्रा में एक अहम भूमिका निभाता है और अगर घोड़ा नहीं होगा तो यात्रा भी नामुमकिन लगती है। इसलिए अमरनाथ यात्रा से जुड़े
पालकी वालों की बात करें, घोड़े वालों की बात करें या फिर टूरिस्ट्स की बात करें, इन्हें इस अमरनाथ यात्रा का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से रहता है। वर्ष 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के कारण इनके चेहरों पर मायूसी छा गई थी। उतनी तादाद में अमरनाथ यात्री जो है वो नहीं आ पाए, लेकिन इस बार इन्हें उम्मीद है कि 10 लाख से ज़्यादा अमरनाथ यात्री जो है वो इस बार बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आएंगे। और ये तस्वीर आप सोनमर्ग की देख सकते हैं। यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ यहाँ पर घोड़े पालकी वाले नज़र आएंगे और टूरिस्ट गाइड नज़र आएंगे, जिनका कहना है कि वो अमरनाथ यात्रा का इंतज़ार जो है बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान इनकी जो रोज़ी रोटी है वो अमरनाथ यात्रा पर निर्भर करती है। अब 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, कितना इंतज़ार है अमरनाथ यात्रा का? बहुत इंतज़ार है, हमारा वहीं पे सीज़न रहता है, हम भी उसी की तलाश में रहते हैं ताकि हम भी अपने जो यात्री लोग हैं उनका भी हम सेवा कर सके। तो उनको अच्छे से अमरनाथ पे घोड़े से लेके जाते हैं, तो उनको अच्छी तरह यात्रा करा के अच्छे से वापस लेके आते हैं। सर बालटल सोनमर्ग से ज़्यादा यात्री जाते हैं, तो कितना रोज़गार की उम्मीद होती है अमरनाथ यात्रा? बहुत लोगों को इसी पे डिपेंड होता है ताकि यात्रा आए, हम भी अपना ₹10 कमा सके और यात्रा को भी अच्छे से यात्रा करा सकें। तो यात्रा की किस तरह की तैयारियां चल रही है, किस तरह के आपने इंतजामात किए हैं इस बार यात्रियों के लिए? बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो हम भी अभी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, हम भी उनके इंतज़ार में कब हमारी परमिशन आए तो हम भी अपनी यात्रा के लिए जा सकें। क्या तैयारियां है? मैं एक्चुअली अमरनाथ यात्रा में टेंट्स भी लगाता हूं, उसके अलावा मैं घोड़े का ऑनर भी हूं, घोड़ा भी चलाता हूं अमरनाथ यात्रा में। तो वेलकम टूरिज्म का वेलकम यात्रा का, कितना यात्रा आ जाएगी तो हमारी रोजी रोटी बनती चली जाएगी। सर इस बार कितनी उम्मीद है? क्योंकि मुझे उम्मीद है, जितने मुझे बहुत सारे बम्बई हो हरियाणा हो दिल्ली हो, बहुत सारी जगहों से लोग फ़ोन करते हैं मुझे, मेरे पास हर साल आते हैं। मैं कम से कम 15 साल से अमरनाथ यात्रा चलाता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार 10 लाख से ऊपर यात्रा श्रद्धालु दर्शन के लिए आ जाएंगे। सर अमरनाथ यात्रा का कितना इंतजार रहता है, क्योंकि साल में ये एक बार होती है? सर देखिए, जितने भी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो प्रक्रिया है तो कंप्लीट होने वाले 20 तारीख को कंप्लीट हो जाएंगे। श्राइन बोर्ड के जितने भी काम हो गए, चाहे वो ट्रैकिंग का हो, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम है, चाहे जितने भी ऑल फैसिलिटीज़ है श्राइन बोर्ड की तरफ से, वो कंप्लीट होने वाले 20 तारीख को। उसके बाद 3 तारीख को यात्रा स्टार्ट होगी। सर बिहार के हाजीपुर में भी करप्शन के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। बुधवार को इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के एक मामले में हाजीपुर नगर परिषद के अकाउंटेंट मनीष कुमार के घर पर दबिश दी। हाजीपुर के बागमली मोहल्ला स्थित अकाउंटेंट मनीष कुमार के आलीशान घर और नगर परिषद कार्यालय पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंचकर छापेमारी कर रही है और दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर इसकी जांच हो रही है। आय से 4 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया। हाजीपुर नगर परिषद अकाउंटेंट का 2 करोड़ का बंगला ईओयू की टीम ने छापेमारी के दौरान जमीन के पेपर, LIC के दस्तावेज समेत कैश भी बरामद किया है। मामला रेट चल रहा है यहाँ पर। किनके हैं सर? मनीष कुमार के हैं। तो क्या है वो? सहायक हैं जी, सहायक हैं। तो क्या सर क्या मामला निकल गया है? क्या कुछ दस्तावेज सामने आए? 7% इस पर रेट अभी चल ही रहा। कहाँ सर रेट चल रहा है? अभी यहाँ चल रहा है और ऑफिस में चल रहा है और चल रहा है। और नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, इस कार्रवाई के बारे में और ज्यादा डिटेल दीजिए। करप्शन पर ये कितना बड़ा प्रहार है जो इस वक्त चल रहा है? देखिए, जब से सम्राट चौधरी की सरकार बनी है उसके बाद से इसमें काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है और हर 1 से 2 दिन के अंतराल पर कोई न कोई भ्रष्ट अधिकारी जो है वो शिकंजे में आ रहा है। कल भी आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो पहुंची नगर परिषद हाजीपुर कार्यालय में और जो अकाउंटेंट है उनके दफ्तर में। दरअसल अपने पिता की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर इनकी नौकरी हुई थी असिस्टेंट के तौर पर, डिपार्टमेंटल प्रमोशन मिला, उसके बाद ये अकाउंटेंट बन गए। उसके बाद फिर लगातार जिस तरह से पैसों का अंबार इन्होंने जुटाया है, करीब 15 साल की नौकरी हुई है। सैलरी के तौर पर देखें तो सिर्फ 50 लाख रुपए आय होनी चाहिए, लेकिन जो इनके पास से चीज़ें बरामद हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं वो करीब 208% अधिक हैं।
और ज़मीनों का जो रेट है वो सर्किल रेट पर है। यदि बाजार मूल्य से देखें तो ये और बहुत ज़्यादा होगा। एक थार गाड़ी नजर आई, उनके घर के सामने लगी हुई थी। जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये थार गाड़ी किसी जगदीश राय के नाम पर है। फिर ईओयू की टीम जगदीश राय के घर गई और पता चला कि दोनों के करीबी रिश्ते हैं और आर्थिक रिश्ते भी हैं। बेटा इस थार गाड़ी से हर दिन पटना आता था हाजीपुर से पढ़ाई के सिलसिले में। तो कई ऐसी सारी चीज़ें मिली हैं ईओयू को जानकारी में जो बिल्कुल चौंकाने वाली हैं। अब सबों का मूल्यांकन किया जा रहा है। 15 जून को बुलाया गया है ईओयू के दफ्तर में जो अकाउंटेंट है उनको, और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण कंडवाल के ठिकानों पर छापा मारा गया। शुरुआती जांच में कंडवाल के पास 241% से ज्यादा संपत्ति होने की जानकारी सामने आई। लोकायुक्त की 3 टीमें उनके मकान, जिम, डिपार्टमेंटल स्टोर समेत अन्य परिसरों पर दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। कंडवाल और उनके परिवार के नाम पर करीब 10,82,73,000 रुपए की चल संपत्ति का भी खुलासा होने का दावा किया गया है। जांच के दौरान एक 5 मंजिला व्यवसायिक भवन का पता चला है, जिसकी अनुमानित कीमत 2.66 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। भवन में सुपरमार्केट और जिम संचालित होने की जानकारी सामने आई है। लोकायुक्त की टीम ने कंडवाल, उनकी पत्नी, बेटों और बहू के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। सभी निवेश बैंक खातों, अचल संपत्तियों और सोर्स ऑफ इनकम की जांच भी की जा रही है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने एक घर पर दिन दहाड़े बमबाजी कर दी। बमबाजी के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद से इलाके में डर और नाराजगी का माहौल है। लोगों का कहना है कि दिन दहाड़े बमबाजी जैसी घटना के बावजूद आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। घटना का जो वीडियो आया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है 6 बदमाश एक घर में दाखिल होते हैं, घर में घुसते ही बम फेंकते हैं और फिर वहां से सभी बदमाश आसानी से फरार हो जाते हैं। घटना में शातिर बदमाश सौरभ यादव का नाम सामने आया है। आरोप है कि उसने 1 लाख रुपए की रंगदारी मांग की थी और नहीं देने पर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अभी में बड़ी खबर बिहार के पटना से आ रही है। पटना के कंकड़बाग में दिनदहाड़े बदमाशों ने चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने जिम जा रही लड़की के गले से चेन छीन ली और जब लड़की ने विरोध किया तो उसे गोली मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लड़की अपने घर से पैदल जिम जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान एक बाइक सवार 2 बदमाश उसके पास पहुंचे और गले से चेन छीन ली। लड़की ने विरोध किया तो बदमाश ने उस पर पिस्टल तान दी और फिर आसानी से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, जहां एक बार फिर दबंगों की दबंगई सामने आई। दबंगों ने 2 युवकों से जबरन बीच सड़क पर जय श्री राम के नारे लगवाए और फिर उनके साथ मारपीट भी की। दबंगों ने दोनों लड़कों को सड़क पर लेटाकर बेरहमी से पीटा। पीड़ित की तहरीर के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना 2 से 3 दिन पुरानी है। इसका वीडियो अब आ रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं 6 से 7 लड़के 2 लड़कों को लात घूंसे से पीट रहे हैं। दबंग करीब 20 मिनट तक दोनों को पीटते रहे। इस बीच कोई थप्पड़ मारता तो कोई लात और घूंसे बरसा रहा था। दबंगों ने दोनों लड़कों से बार बार जय श्री राम के नारे बुलवाए और उसके बाद दोनों को झाड़ियों में धक्का दे दिया। पीड़ित लड़कों का नाम आफ्ताब आलम और मोहम्मद जीशान बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोबाइल। और अब खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तुगलकाबाद इलाके में आग का तांडव देखने को मिला, जहां एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट हुआ था और आग लग गई। इस दौरान वहां खड़ी बाइक और स्कूटी भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे पूरी इमारत धुएं से भर गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में आग बिल्डिंग की पहली और दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। बिल्डिंग में आने जाने का रास्ता सकरा होने की वजह से कई लोग अंदर फंस गए। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और 8 लोगों को रेस्क्यू किया। इनमें से 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं 5 लोगों का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी है।
दिल्ली के तुगलकाबाद की रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कल देर रात 2 बजे इतनी भीषण आग लगी कि इस आग में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय हम उसी घर के सामने मौजूद हैं। ये 5 मंजिला एक इमारत है जिसमें करीबन 10 फ्लैट है, जहां पर कई परिवार रह रहे थे। कल देर रात 2 बजे के करीब इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट हुआ। ग्राउंड फ्लोर पर कई गाड़ियां खड़ी थी। धीरे धीरे आग इतनी बढ़ी कि गाड़ियों में आग फैलने लगी, गाड़ियां ब्लास्ट होने लगी, गाड़ियों के टायर फटने लगे और ग्राउंड फ्लोर का धुआं ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक जाने लगा। आसपास के लोगों ने जब चीख पुकार सुनी तो वो मदद के लिए आगे आए। जो लोग इस घर में, इस बिल्डिंग में कल देर रात सो रहे थे, उन्होंने बाहर निकलने की जब कोशिश की तो उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। सेकेंड फ्लोर पर साड़ी लटकी हुई है। सेकेंड फ्लोर के लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। बच्चे, बूढ़े, कई लोग इस बिल्डिंग में रह रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि करीबन 20 लोग, जब ये आग लगी तो 20 लोग इस बिल्डिंग में मौजूद थे, जिनमें से 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, 8 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 3 लोगों की फिलहाल इस आग की घटना में दर्दनाक मौत हुई है। पूरा जो ये ग्राउंड फ्लोर है, इसमें जाने के लिए और वापस आने के लिए एंट्री एग्जिट यानी यही दरवाजा है। और यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा भीषण आग लग चुकी थी, धुआं बाहर आ रहा था, आग की लपटें आ रही थी, अंदर गाड़ियां ब्लास्ट हो रही थी, इसलिए लोग इस रास्ते से बाहर नहीं आ पाए। इसीलिए पड़ोसियों ने ऊपर से ड्रिल मशीन से उनके दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जो छत का दरवाजा है वो पड़ोसियों के मुताबिक बंद था, इसलिए लोग छत पे नहीं जा पाए और समय रहते ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालने में मुश्किलें हुई। दिल्ली पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, दिल्ली फायर सर्विस जांच कर रही है कि आग लगने के असली कारण क्या है, लेकिन वही कहानी है कि एंट्री एग्जिट एक ही थी, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा था, संकरी गलियां थी, फायर डिपार्टमेंट को आग बुझाने में दिक्कत हुई और इस पूरी घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।